म्यूचुअल फ्रेंड के हमारे फास्ट ट्रैक स्पोकन इंग्लिश कोर्स पर आपका स्वागत है। लर्न स्पोकन इंग्लिश इन जस्ट 60 आवर्स, जहाँ पर आप मात्र 60 घंटे में अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। उसका हमारा आज के चौथे दिन है। तो चलिए देखते हैं। आज की हमारी क्लास होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। जैसे कि हमने टेंसेस के बारे में पिछले क्लासेस में पढ़ा है, तो ये हमारा पहला सा टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमारे 4 प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं, और ये 4 प्रकार के सेंटेंसेस, पहला हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, दूसरा हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है, तीसरा हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, और चौथा हमारा नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हमारा फर्स्ट पर्सन होता है तो फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं, और आई और वी पर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, उसके बाद हमारे अदर वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो इस चीज़ को हमें बड़ा ध्यान में रखना होता है कि फर्स्ट पर्सन के साथ में हमारा आई और वी ही आते हैं, और उसके बाद हम जो यूज़ करेंगे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम अदर वर्ड्स को यूज़ करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन पर हमारा यू होता है, मतलब कि तुम। सेकंड पर्सन हमारा सिर्फ यू होता है। यू पर हमारा यू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, उसके बाद हम अदर वर्ड्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में हमारा ही, शी, हिट और कोई भी नाम, कोई सिंगुलर, कुछ भी इस टाइप का कोई एक वचन जहाँ पर हम सिंगुलर को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करने के बाद इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक खास बात हमें ये ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद इसमें एस या ई एस ऐड होता है। वो एज पर फॉर्म यूज़, एज पर वर्ब की फॉर्म कैसी है, उसकी स्पेलिंग कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड होता है, और वहाँ पर हम एस या ई एस को ऐड करते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लगाते हैं, ऑब्जेक्ट को लगाने के बाद हम अदर वर्ड्स को यूज़ करते हैं। सेम अगर थर्ड पर्सन है, वहाँ पर जैसे अगर हम कहें कि दे एक बहुवचन हो जाता है, तो वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, और बहुवचन में हम एस और ई एस को ऐड नहीं करते हैं, जबकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे और अदर वर्ड्स को यूज़ करेंगे। ये और यहाँ पर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ओ डब्ल्यू का मतलब हमारा अदर वर्ड्स हो जाते हैं। आगे देखते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी पहचान अगर हम करें कि हिंदी में इसकी क्या पहचान होती है, तो हिंदी में यदि कोई भी वाक्य है हमारा ता, ती, ते, ताहू, ते हो, ती है, ताहे पर ख़त्म होता है, तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इस पहचान को एक बार दोबारा से देख लीजिए। पहचान, अगर कोई भी हिंदी में वाक्य ता, ती, ते, ताहू, ते हो, ती है, ताहे पर ख़त्म होता है, तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। हिंदी में पहचान करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम इसका मेकिंग ऑफ सेंटेंस देख लेते हैं कि अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर कोई टेंस होगा तो हम उसको बनाएंगे कैसे। फर्स्ट पर्सन आई और वी और सेकंड पर्सन यू, इन दोनों के हिसाब से हम अफर्मेटिव को देख लेते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसा कि हमने देखा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और यहाँ पर हम एक सेंटेंस को ले लेते हैं, मैं जाता हूँ, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा, मैं जाता हूँ। तो मैं जाता हूँ में इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो ये हमारा हो जाता है आई गो। आई गो क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर हमारा आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं, तो हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाया है, तो ये हमारा हो जाता है मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ मतलब आई गो। तो इंग्लिश में अगर हम देखें तो आई गो मतलब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और अगर हम हिंदी में देखें तो ता हूँ आ गया, तो उससे हमें ये पता चल गया कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा, और ये हमारा एक सिंपल प्लेन सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। यदि हम इसका नेगेटिव फॉर्म देखें तो नेगेटिव फॉर्म को अगर हम देखें तो नेगेटिव फॉर्म में हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट के साथ में हमारा डू नॉट लग जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट पर्सन के साथ डू नॉट लगेगा, उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, जैसे मैं जाता नहीं हूँ। यदि हम इसको देखें तो यहाँ पर हमारा ता हूँ आ गया, बीच में हमारा नहीं आ गया, तो इससे हमें पता चला कि हमारे नेगेटिव फॉर्मेशन होगा, और इसको अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आई डू नॉट गो। क्योंकि यदि हम इसको देखें तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट हमने फॉर्मेशन से देखा कि फॉर्मेशन से डू नॉट आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी गो हो गई, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया।
इसके बाद यदि हम देखें इंटरोगेटिव सेंटेंस को, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर फर्स्ट पर्सन में ही तो यहाँ पर हमारा डू आगे आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं तो डू हमारा आगे आ जाएगा। डू के बाद हमारा सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा, और ऑब्जेक्ट लगने के बाद हमारा अदर वर्ड्स लगेंगे। यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो इसी सेंटेंस को यदि हम चेंज करें तो ये हमारा बन जाएगा क्या मैं जाता हूँ। तो क्या से हमें ये पता चला कि ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और इंग्लिश में यदि हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो डू हमारा आगे आ जाएगा, तो डू आई गो। इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे डू लगने से ही हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये हमारी इंग्लिश की पहचान हो जाती है। यदि डू आगे आता है तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो इस तरीके से हमारा एक ही सेंटेंस जो है क्या मैं जाता हूँ, तीसरा प्रकार का इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, जिसको हम इंग्लिश में डू आई गो बोलते हैं। अगला देखें तो अगला हमारा हो जाता है नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। तो नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव क्या होता है, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य। तो इस यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारा डू नॉट आगे आ जाता है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लग जाता है, उसके बाद हमारी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लगता है, और उसके बाद हमारे अदर वर्ड्स लगते हैं। और इसको यदि हम देखें क्या मैं जाता नहीं हूँ, इसको यदि हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो डू नॉट आई गो, क्योंकि हमारा डू नॉट फॉर्मेशन से आ गया, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया और गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमारा। और हिंदी में यदि हम इसको देखेंगे तो ये हमारा क्या मैं जाता नहीं हूँ, और इंग्लिश में यदि हम इसको देखेंगे तो डू नॉट आई गो हो जाता है। उसी तरीके से यदि हम बात करें थर्ड पर्सन में सिंगुलर की, थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या होगा, ही शी इट या फिर कोई नाम आ जाता है सिंगुलर में, तो उसकी अगर हम अफर्मेटिव को देखें तो अफर्मेटिव में ये हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और यदि इसी को अगर हम बहुवचन में देखें तो दे बहुत सारे लोगों की जहाँ पर बात होती है तो बहुवचन हो जाता है, तो वहाँ पर हमारी जो फॉर्मेशन होगी वो होगी वर्ब की सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। देखने वाली बात और ध्यान रखने वाली बात यह है, जब भी हम सिंगुलर की बात करेंगे, एक वचन की बात करेंगे, तो वहाँ पर हम एस या ई एस लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद, जबकि यदि हम बहुवचन की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें कुछ भी ऐसा ऐड नहीं करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो इसी तरीके से यदि हम आगे देखें अफर्मेटिव को इसके आगे यदि हम देखें अफर्मेटिव को सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड सिंगुलर के लिए, एक वचन के लिए, तो यहाँ पर हमारा एक वाक्य बनता है वह जाता है। तो यदि हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो ये हमारा हो जाता है ही गोज, जबकि हमारा हिंदी में यदि मैं जाता हूँ तो वहाँ पर हम सिर्फ आई गो यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ पर हमने लिखा है कि वह जाता है। तो क्योंकि ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में ये एक वचन है, तो एक वचन के लिए हमने यहाँ पर एस या ई एस को ऐड कर दिया, तो ये हमारा हो जाता है ही गोज। और इस तरीके से यदि हम देखें तो ही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है और वर्ब हमारी गो हो जाती है, जबकि ई एस हमने इसमें एक्स्ट्रा लगाया है। इसके बाद यदि हम देखें इसी को यदि हम बहुवचन में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, तो ये हमारा बहुवचन हो जाता है वे जाते हैं। और यदि हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये हमारा दे गो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, गो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। और इस तरीके से क्योंकि हमने फॉर्मेशन से देखा कि जब हम बहुवचन को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस नहीं लगाते हैं, तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पर उसको नहीं लगाया है। तो इस तरीके से यदि हम आगे देखें नेगेटिव में हमारा ये जो बनेगा वो हमारा इस प्रकार से बनेगा, या सिंगुलर में सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब क्योंकि इसमें हमने डज नॉट लगा दिया तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एक वचन के साथ में जो हमारा एस या ई एस लगना था वो हमारा डज में लग गया, और इस प्रकार से हमारा एक वचन का हो जाता है। और यहाँ पर इसको यदि हम एक वाक्य को देखें तो वो बनता है वह नहीं जाता है। तो वह नहीं जाता है पहले हमने लिखा था ही गोज, लेकिन यहाँ पर हमने नहीं लगाया है, तो नहीं के साथ में ये हमारा हो जाएगा ही डज नॉट गो। तो ही डज नॉट गो का मतलब क्या हो गया कि ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, डज नॉट हमारा फॉर्मेशन से आया और गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, जबकि पहले हमने ही के साथ में ई एस भी लगाया था, हमने इसको ही गोज किया था, जबकि यहाँ पर हमारा ई एस हमारा डज के साथ में लग जाता है, तो ये हमारा ही डज नॉट गो बन जाता है। इसी प्रकार से यदि हम इसको बहुवचन में देखें तो बहुवचन में ये हमारा बनेगा वे नहीं जाते हैं।
तो वे नहीं जाते हैं, तो दे डू नॉट गो, क्योंकि जैसे हमने पहले ही देखा कि जहाँ पर हमारा बहुवचन होता है तो बहुवचन में हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो इसीलिए हमने यहाँ पर डज नहीं लगाया है, यहाँ पर हमने खाली डू लगाया है। और इस प्रकार से यहाँ पर यदि हम देखें तो दे हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, डू नॉट हमारा फॉर्मेशन से आता है और गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो इसी प्रकार से हमारे और भी सेंटेंसेस बनते हैं। अभी हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारा यदि हम एक वचन की बात करेंगे तो एक वचन में हम डस को यूज़ करेंगे, डस हमारा आगे आ जाएगा, तो डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो बनेगा क्या वह जाता है। तो क्या वह जाता है से हमें ये पता लगता है कि क्या सबसे पहले आ गया तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, और ताहे से हमें ये पता लगता है कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको यदि हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा डज ही गो। तो एक बार यहाँ पर फिर से ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमने यहाँ पर एस या ई एस नहीं लगाया है, क्योंकि वो हमारा पहले ही डस के साथ में लग चुका है। तो यदि हम इसकी फॉर्मेशन देखें तो डस हमारा फॉर्मेशन से आता है, ही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। और इसी प्रकार से यदि हम इसको बहुवचन के साथ में चेंज करें तो बहुवचन के साथ में हमारा डस की जगह हम डू यूज़ करेंगे, डू के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस बनता है वो बनता है हमारा क्या वे नहीं जाते हैं। और यदि हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे डू दे गो, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, ये हमारा क्या वे नहीं जाते हैं, नहीं इसके अंदर एक एक्स्ट्रा वर्ड लगा है, लेकिन यहाँ पर जो वर्ड है वो ये है क्या वे जाते हैं, तो सॉरी फॉर दैट। तो इसका यदि हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डू दे गो। तो फॉर्मेशन यदि हम देखें तो फॉर्मेशन से हमें ये पता चलता है, तो डू हमारा फॉर्मेशन से आया, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया और गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। और यदि हम इसको और भी आगे देखते हैं तो आगे हमारा नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव जो सेंटेंस बनेगा सिंगुलर और प्लूरल के अंदर यदि हम देखेंगे एक वचन को हम देखते हैं क्या वह नहीं जाता है। तो एक वचन में हमारा डज ही नॉट गो, क्योंकि डज पहले आ जाता है, सब्जेक्ट ही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, नॉट हमारा नहीं के लिए आ जाता है और हमारी गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। जबकि यदि हम इसको अगर बहुवचन के लिए देखें तो बहुवचन में हमारा यही हो जाता है कि आप वे नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर हमने एस या ई एस नहीं लगाया है, हमने यहाँ पर डस को यूज़ नहीं किया है, हमने यहाँ पर डू को यूज़ किया है। डू और दे हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, नॉट हमारा नहीं के लिए आ जाता है, गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पर यदि डू पहले आ जाता है, डू या डस पहले आ जाता है, तो उससे हमें ये पता पड़ जाता है कि ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और क्योंकि वाक्य के अंदर नॉट भी है तो उससे हमें ये पता लगता है कि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी है। तो इस प्रकार से इंग्लिश में हमारी पहचान हो जाती है कि हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और हिंदी में यदि हम देखें तो क्या अगर पहले आ जाता है, बीच में यदि नहीं आ जाता है और एंड में यदि वाक्य के एंड में यदि ता है, ती है, ते है आदि आ जाते हैं, तो उससे हमें ये पता लगता है कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव का सेंटेंस है। तो इस प्रकार से हम और भी वाक्यों को बना सकते हैं। तो एक एग्जांपल को हम देख लेते हैं, मैं पढ़ाई के लिए स्कूल जाता हूँ। इस वाले सेंटेंस में हमने ऑब्जेक्ट भी लिया है और अदर वर्ड्स भी हैं। तो यदि हम इसको चेंज करें तो ये हमारा हो जाता है आई गो टू स्कूल टू स्टडी, क्योंकि यहाँ पर स्टडी एक वर्ब होती है, तो वर्ब से पहले हम हमेशा टू यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर टू लगाया है। तो यहाँ पर हमने जो देखा वो लगाया हमने आई गो टू स्कूल टू स्टडी, मैं पढ़ाई के लिए स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ पर आप अभी जो एक्सरसाइज बनती है वो ये बनती है कि मेक दिस सेंटेंसेज इनटू ऑल फॉर्म विद वन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन। इस सेंटेंस को, इस वाक्य को फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में चेंज करिए और मेक एटलीस्ट 25 सेंटेंस इन हिंदी एंड ट्रांसलेट देम इन इंग्लिश। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के साथ में एक्सचेंज करिए। मैं पढ़ाई के लिए स्कूल जाता हूँ, पहला तो ये हो गया। दूसरा इसको हम लिख सकते हैं वह पढ़ाई के लिए स्कूल जाता है। तीसरा हम लिख सकते हैं वे पढ़ाई के लिए स्कूल जाते हैं। तो इस प्रकार से इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पर्सन के साथ में एक्सचेंज कीजिए। दूसरा, इस सेंटेंस को हर एक फॉर्म में लिखिए। पहले ये हमारा अफर्मेटिव है, इसको अफर्मेटिव में लिखिए, इसको नेगेटिव में लिखिए, इसको इंटरोगेटिव में लिखिए, इसको नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में लिखिए। क्योंकि यदि हम इसको नेगेटिव बनाते हैं तो ये हो जाएगा मैं पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं जाता हूँ। इंटरोगेटिव यदि हम बनाएंगे तो इसका हो जाएगा क्या मैं पढ़ाई के लिए स्कूल जाता हूँ। तो इस प्रकार से इसके कम से कम 25 सेंटेंसेस आप बनाइए और 25 सेंटेंसेस को बनाकर आप प्रैक्टिस कीजिए। और यदि कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप
हमें बता सकते हैं, या फिर आप अपने एक्सरसाइज को हमें भेज सकते हैं, जिससे कि हम आपको बता सकें कि ये आपने सही किया है या नहीं किया है। और इस प्रकार से आप और भी एक्सरसाइजेस को ले सकते हैं, और भी एक्सरसाइज को लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से आपको और भी एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी। और यदि हम अगली क्लास को देखें तो अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे तो अगले वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे। और यहाँ पर एक और स्पेशल नोटिस है कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं फ्री ऑनलाइन क्लासेस के लिए। और दूसरा क्या है कि हमारा जल्दी ही रीजनिंग का बैच चालू होने वाला है, तो अपने IQ लेवल को बढ़ाने के लिए, अपने लॉजिकल्स को क्लियर करने के लिए, लॉजिकल चीज़ों को क्लियर करने के लिए आप रीजनिंग बैच के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।